Hello students, in this video we'll discuss chapter number 8 South India and the Cholas। बेटा हम चोलास बोल जरूर रहे हैं पर ये चोलास नहीं है, चोल साम्राज्य था। ठीक है, अब बोलने में क्या रखा है, लिखना आपको चोलास ही पड़ेगा, पर वो एक्चुअल में है क्या, चोल। चलो, तो हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, डेक्कन को और साउथ इंडिया को इसमें, फिर हम चोल को पढ़ेंगे। देखो पढ़ना इस चैप्टर में हमें चोल एम्पायर को है, पर पहले थोड़ा सा साउथ को और डेक्कन को डिस्कस करेंगे। फिर हम वो सोर्सेज देखेंगे जिनके थ्रू हमने रिवाइव की है या रिकन्स्ट्रक्ट की है चोल की हिस्ट्री को। फिर पॉलिटिकल हिस्ट्री कैसी थी इम्पीरियल चोल की, वो पढ़ेंगे। चोल प्रशासन, चोल साम्राज्य में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था। फिर हम फाइनली टेम्पल और इनके आर्ट को डिस्कस करेंगे। तो पहले डेक्कन एंड साउथ इंडिया को डिस्कस कर लें बेटा। तो यहाँ से चोल स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होंगे बच्चा चोल। तो यहाँ पर एक मिक्स्ड हिस्ट्री दी है जिसको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे, बस वही आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी मेन हमारा यहाँ से काम काज चालू होगा। तो बेटा जब जैसे ही सतवाहन का फॉल होता है, वकाटक का राइज होता है डेक्कन में। डेक्कन में जहाँ सतवाहन का फॉल होता है वहीं वकाटक का राइज होता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि सतवाहन के फॉल के बाद किसका राइज हुआ, तो वकाटक का। वकाटक के बाद तीन मेजर डायनेस्टी यहाँ पर रूल कर रही थी। उनका नाम था चालुक्य, वो थे बदामी से, वो तापी भी कहते हैं कई बार। पल्लव थे कांचीपुरम से, और पंड्या थे कहाँ से, मदुराई से। पंड्यास मदुराई से थे। अगर हम ग्रेटेस्ट किंग की बात करें कि भाई चालुक्य डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट किंग कौन था, तो वो था पुलकेशिन II, जिसने 1608 से 642 में 42 तक रूल किया। 642 में इनकी डेथ हो जाती है, वॉर में ये मारे जाते हैं, मतलब युद्ध में लड़ते लड़ते मरते हैं। फिर अगर हम पल्लव की बात करें तो जो पल्लव थे, देखो चालुक्य का अंत यहाँ पर बता रहे हैं किसके साथ, पुलकेशिन II के साथ। फिर नरसिम्हा वर्मन को ये बोल रहे हैं कि ये पल्लव पावर का क्लाइमेक्स था, मतलब नरसिम्हा वर्मन के बाद पल्लव्स ने भी ज़्यादा रूल नहीं किया, ये इनका रूल खत्म हो गया। कब तक रूल किया इन्होंने, 630 से 688 तक। फाइनली जो चोल थे उन्होंने ओवरथ्रो किया पल्लव्स को, चोल ने ओवरथ्रो कर दिया किसको, पल्लव्स को। जो पल्लव किंग थे बच्चा, उनके रिगार्ड अभी हमने सिर्फ दो ही लाइन पढ़ी है, वो थी ये कि नरसिम्हा वर्मन की रीन में क्लाइमेक्स हो जाता है पल्लव पावर का। पर पल्लव पावर को आप कम ना आंकें, बहुत बड़ा एम्पायर था, बहुत अच्छी तरह रूल किया, आर्ट आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था उस टाइम में। पल्लव किंग की अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत ही मैग्निफिशिएंट टेम्पल बनवाए हैं, कब, जब अपने टाइम में रूल कर रहे थे। ऑब्वियसली बात है इन्हें चोल ओवरथ्रू करेंगे, नो डाउट वो कर ही लेंगे, पर उसके पहले जब तक पल्लव रूल कर रहे थे अच्छा काम कर रहे थे। इन्होंने महाबलीपुरम में रथ बनवाए, रथास लिखा है, रथास नहीं पढ़ना बच्चा, रा रथ का होता है ना। तुम लोगों ने महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन को बैठे हुए जिस उसमें देखा होगा, वो रथ है ना। तो रथ बनवाए इन्होंने महाबलीपुरम में, किसने, किंग नरसिम्हा वर्मन ने 7th सेंचुरी AD में। 8 रथ हैं टोटल महाबलीपुरम में, और उस 8 रथ में धर्मराज जो रथ है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो कितने रथ हैं टोटल बेटा, 8 रथ हैं, और 8 में से धर्मराज रथ सबसे बड़ा, याद रखना। जो पांड्या थे वो प्रोमिनेंस में कब आते हैं, 6th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में, मतलब 576 577 में आए होंगे। 6th सेंचुरी वो पीरियड है जो 501 से 600 तक चलेगा, तो लास्ट क्वार्टर बोल रहे हैं, मतलब 575 के बाद ये कहीं आए होंगे। इनकी जो बाउंड्रीज थी किंगडम की वो हमेशा टाइम टू टाइम अलग होती गई, पर कैपिटल इनका हमेशा एक ही रहा, जिसका नाम था मदुरई। मदुरई इन्होंने हमेशा अपने कैपिटल को रखा। अब यहाँ से बिल्कुल एक अलग ही पार्ट चालू हो जाता है, कहाँ अभी हम 6th सेंचुरी पे थे, अब यहाँ पर आ गए। तो मैं तभी बोला कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालना। ठीक है, अर्ली 10th सेंचुरी AD में चोल ने इन्वेट किया किसको, इनकी टेरिटरीज को, और जो राजसिम्हा II थे वो डर के मारे वहाँ से भाग गए, और इस तरीके से पांड्या किंगडम का होता है एंड। तो क्या इतनी बातें समझ में आ गई कि 10th सेंचुरी AD में चोल इन्वेट करेंगे इनकी टेरिटरीज को, और राजसिम्हा II डर से भाग जाएंगे, और फिर पंड्या किंगडम का यहाँ पर होगा एंड। फिर से देख लेते हैं एक बार कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहली बात तो याद होनी चाहिए कि सतवाहन के फॉल के साथ राइज होता है वकाटक का। दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे कि डेक्कन में 3 मेजर डायनेस्टीज रूल कर रही थी। एक थे चालुक्य जो बदामी से थे, पल्लव कांचीपुरम, पंड्या थे मदुरई से। और चालुक्य के जो इम्पोर्टेंट किंग थे, जो सबसे ग्रेट थे, वो थे पुलकेशिन II। ये वॉर में मरे। नरसिम्हा वर्मन के टाइम में पल्लव पावर का पूरा क्लाइमैक्स हो जाता है, ख़त्म हो जाती है।
पल्लव किंग ने रथ बनवाए थे महाबलीपुरम में। 8 टोटल रथ हैं और उसमें से जो सबसे बड़ा रथ है वो है धर्मराज रथ। फिर पंड्या पावर में आते हैं कब? लास्ट क्वार्टर ऑफ 6th century। इनकी बाउंड्रीज हमेशा चेंज होती रहती है, पर ये हमेशा इनका कैपिटल को मदुरई रखते हैं, इसीलिए पांड्याज ऑफ मदुरई के नाम से ही जाने जाते हैं। पर जब 10th century आती है तो 10th century के आते आते तक चोल इनके ऊपर अटैक करते हैं, और जब चोल अटैक कर देते हैं तो राजसिम्हा टू जो पंड्या किंग होते हैं वो छोड़कर डर के मारे भाग जाते हैं, और यहीं पे पंड्याज का होता है एंड। नाउ चोल, अगर हम 5th century से लेके 9th century तक की बात करें तो चोल को एक महान पावरफुल या बहुत ताकतवर एम्पायर या ताकतवर राजाओं के रूप में नहीं जाना जाता था। मतलब ऐसे सोच लो कि थे, पर इनका कोई एग्जिस्टेंस ज़्यादा नहीं मानता था, कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, कोई इनसे डरता नहीं था। पर जो चोल डायनेस्टी होती है इसका प्रोमिनेंस, इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है जब कौन आते हैं? विजयाला, विजयलाया। कौन आते हैं? विजयलाया। विजयलाया जब आते हैं तब चोल एम्पायर की जो प्रोमिनेंस है, इंपॉर्टेंस है, वो एकदम से बढ़ जाती है। कब? 850s में। द ग्रेटनेस ऑफ द चोल वॉज रिवाइव्ड अबाउट 850। जब कौन आते हैं बच्चा? विजयलाया। विजयालय क्या क्या? पर बेटा ये जो विजयालय थे इनका जो करियर था वो वैसल की तरह स्टार्ट हुआ था। वैसल बोले तो जागीरदार की तरह स्टार्ट हुआ था। ये पल्लव जब रूल कर रहे थे तो उनके सबॉर्डिनेट कमांडर हुआ करते थे। पल्लव किंग के सबॉर्डिनेट कमांडर हुआ करते थे कौन? हाँ, विजयाला। पर जल्दी ही इन्होंने तंजौर को कैप्चर कर लिया, और तंजौर को कैप्चर किया किससे? मुत्तरियार चीफ से, और फिर इन्हें अपना कैपिटल बना लिया। वैसल की तरह करियर स्टार्ट करने वाले विजयाला ने तंजावुर को कैप्चर कर लिया। किससे कैप्चर किया? मुत्तरियार चीफ से कैप्चर कर लिया और उसे अपना कैपिटल बना लिया। फिर इनका बेटा हुआ जिसका नाम था आदित्यवन, उसने 871 से 907 तक रूल किया, और इन्होंने क्रशिंग डिफीट दी किसको? पंड्यास को। पंड्या को बुरी तरह हराया किसने? आदित्यवन ने। कब से कब तक रूल करेंगे? 871 से 907 तक। ये शिव को बहुत मानते थे, हमारे शिव जी, शिव भगवान को बहुत मानते थे, तो इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए शिव जी के लिए। इनका जो बेटा था जिसे कहा जाता है परांतक भी कहा जाता है, कितनी जगह आप हिंदी में देखोगे तो परांतक लिखा होगा, या प्राणांतक। प्राणांतक मतलब देखो, परांतक के नाम से भी आपको दिख जाएगा बहुत जगह, और ऐसे भी दिख जाएगा प्राणांतक। ठीक है, अब हमें ओरल टेस्ट तो देना नहीं है बेटा, रिटर्न टेस्ट देना है, तो स्पेलिंग याद रखना। परांतक कब से कब तक रूल करेंगे? परांतक 907 से 955 तक। ये 48 ईयर रूल करेंगे, और इतना लंबा टाइम रूल करना मतलब एक अच्छा खासा पॉलिटिकल कंसोलिडेशन ये करेंगे, और बहुत अपने एम्पायर को एक्सपांड कर लेंगे। हमने अभी देखा कि इन्होंने किस तरीके से पंड्या किंग राजसिम्हा को धूल चटा दी, और राजसिम्हा भाग के कहाँ पहुँच गए थे बेटा? श्रीलंका। ये जो पैराग्राफ भी हमने पढ़ा ना, ये यहीं पे अर्ली 10th century में चोल ने इन्वेट किया इन पंड्या की टेरिटरी को, और राजसिम्हा डर के भाग गए। और कहाँ भागे थे ये यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो वो कहाँ पर भाग गए बेटा? श्रीलंका भाग गए। तो मैं तभी बोल रही थी ओपनिंग पैराग्राफ में ज़्यादा सर नहीं देना बेटा, उसमें ऊट पटांग तरीके से लिखा हुआ है। तो पंड्या किंग राजसिम्हा को हराने वाले कौन थे? प्राणांतक वन। अब हम देखेंगे वो कौन से सोर्सेज हैं बच्चा जिनके थ्रू हम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं चोल हिस्ट्री को। मतलब देखो, क्या कुछ लिखा हुआ मिला है चोल एम्पायर के बारे में? तो बोलना हाँ बिल्कुल मिला हुआ है। जो सबसे बड़ा एविडेंट है लिटरेरी सोर्सेज में, वो हमें बहुत कुछ बताता है इम्पीरियल चोल के बारे में, कि जब चोल एम्पायर चल रहा था, जब चोलाज रूल कर रहे थे, तो उस पर्टिकुलर टाइम में क्या क्या हो रहा था, सोसाइटी कैसी थी, रिलीजन कैसा था, सोशल नॉर्म्स क्या हुआ करते थे। तो अब हम देखेंगे वो कौन से सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हमने रिकंस्ट्रक्ट किया है द एज ऑफ इम्पीरियल चोल या चोलास। लिटरेरी सोर्सेज में पहला है जयगोंदन्स हिस्टोरिकल एपिक। जयगोंदन की हिस्टोरिकल एपिक। तो जो चोल एरा था बच्चा, ये गोल्डन एज हुआ करता था तमिल लिटरेचर का। अब ये जो जयम कोंदार थे, जिन्हें कभी कभी जय गोंडम भी कहा जाता है, जय गोंडम भी कहा जाता है, इनका ओरिजिनली नाम क्या था? जयम कोंदार। इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है कलिंग अट्टू परानी।
कलिंग अट्टुपरानी। इसको इस तरीके से ऐसे याद रखो बेटा, क्योंकि जब स्पेलिंग आएगा पूछा जाएगा कि जयगुंडम की कौन सी बुक है या जयम कोंडार की कौन सी बुक है, जयम गोंदन या जयम कोंदर की कौन सी बुक है, तो याद होना चाहिए। पहले लिख देना कलिंग, फिर लिख देना अट्टू, फिर लिख देना परानी। ठीक है बात। ये हमें स्टोरी बताती है एक बहुत ही महान राजा की। किसकी स्टोरी बताती है? एक बहुत ही महान राजा हुए जिनका नाम था कुलोतुंगा। क्या नाम था? कुलोतुंगा। तो कुलोतुंगा के रिगार्ड में बताती है आपको कलिंग अट्टुपरानी। ये एक हिस्टोरिकल एपिक है ऑफ ग्रेट रिचनेस। ये हमें स्टोरी बताती है किसकी? किंग कुलोतुंगा की। हीरोइक डीड्स इन्होंने क्या क्या अपने टाइम में किया वो सब, जिन्होंने ये 1070 से 1122 तक रूल किया। 1070 में रूल स्टार्ट किया, मतलब 30 ईयर ये और 22 ये, 52 ईयर रूल किया है हमारे कुलोतुंगा ने। और कुलोतुंगा वन के रीन के बारे में बताती है आपको कलिंग अट्टुपरानी कि बिसाइड्स किंग्स ब्रेव एक्शन। देखो किंग के ब्रेव एक्शंस तो आपको कलिंग अट्टुपरानी में मिलेंगे ही, पर यह हिस्टोरिकल एक वर्क है जिसमें आपको उस टाइम के सोशल आइडियाज़, इकोनॉमिक कंडीशन सबके बारे में भी पता चलेगा। अस एन आइडिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द एज एज वेल। उस पर्टिकुलर टाइम में सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, ये भी बताती है। ये हमें साथ ही साथ कल्चरल आइडियाज़ के बारे में भी बताती है। एक्सेप्टेड एंड चेरिस्ड बाय द पीपल, जो लोगों को पसंद थे उस टाइम में, लोग किस तरीके से रहते थे, वो भी आपको मिल जाएगा किसमें? इस बुक में, जिसका नाम है कलिंग अट्टुपरानी। किस राजा के लिए लिखी गई है? कुलोतुंगा। क्या सिर्फ इसमें राजा के बारे में तो बोलना? बिल्कुल नहीं, राजा के बारे में तो है, पर सोसाइटी और इकोनॉमिक्स के लिए भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। देखो लिटरेरी सोर्सेज में कहीं कुछ लिखा हुआ है क्या, वो देखा जाता है, पर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम पैलेसेस को देखते हैं, बिल्डिंग्स को देखते हैं, मॉन्यूमेंट्स को देखते हैं, इंस्क्रिप्शन को देखते हैं, तो वही अब हम पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बृहदेश्वर टेम्पल को। बृहदेश्वर टेम्पल का दूसरा नाम है राजा राजेश्वर टेम्पल। ये आपको तंजावुर में मिलेगा। जो चोल थे उन्होंने बड़े बड़े पैलेसेस भी बनाए, बड़े बड़े मंदिर भी बनाए। इनका एक मास्टरपीस है, बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर है, जिसे हम बृहदेश्वर टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम राजा राजेश्वर टेम्पल भी है। ये जो बृहदेश्वर टेम्पल है, ये राजा राजेश्वर टेम्पल है, वो कहाँ पर है? तंजावुर में है। 1000 AD में बना था और बनाने वाले थे राजा राजा। ठीक है, चोल डायनेस्टी के बहुत ही महान राजा थे ये जो मंदिर है बृहदेश्वर टेम्पल या राजा राजेश्वर टेम्पल, ये लॉर्ड शिव भगवान शंकर के लिए बनाया गया है। ये जो टेम्पल है ये द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल है। बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर डिज़ाइन है, स्कल्पचर हैं, अलाइड आर्ट आपको मिल जाएंगे इसमें। इसके कुछ प्रोमिनेंट फीचर हैं, वो है मैसिव टावर, बहुत बड़े बड़े टावर हैं जिसे हम विमान बोलते हैं। राइजिंग टू द हाइट ऑफ सम 180 फीट, 180 फीट की हाइट के तो यहाँ पर क्या है? विमान है, मैसिव टावर्स हैं। जो टावर हैं बीइंग क्राउन्ड बाय मैसिव डोम्स, टावर्स को क्राउन किया गया है मैसिव डोम से, विच इज़ अ सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टेन। एक ही ब्लॉक है वो स्टोन का जिसका वेट है 80 टन। तो मंदिर तुम जरा सोचो, तभी हम बोलते हैं फ़ोटो खींचने के पहले सोचा करो बेटा कि ये जो PDF बना रहे हो ये प्रॉपर है कि नहीं है, पर तुम लोगों को बात समझ में ही नहीं आती है। चलो हमें क्या बना दे रहे हैं। मैसिव टावर है, विमान है जो कि 180 फीट के हाइट के हैं और उनके ऊपर मैसिव डोम्स रखे गए हैं। एक सिंगल स्टोन है और उस सिंगल स्टोन का वजन है 80 टन, 80 टन। गर्भगृह है, हाउसिंग ऑफ द कोलोसल शिवलिंगम, जहाँ पर गर्भगृह उसको बोलते हैं, जैसे ये है, यहाँ पर बीच में क्या रखा है? शिवलिंग रखा हुआ है, जो कि 9 मीटर हाई है। कितना हाइट में है? 9 मीटर हाइट है। जो आउटर डोरवे है उसको फ्लैंक करते हैं दो बड़े बड़े दरवाजे। ठीक है, वहाँ पर रहते हैं जाइगेनेटिक द्वारपाल। द्वारपाल मतलब वो जो दरवाज़ा खोलना बंद करने का जो काम करेंगे। जो इनर वॉल है वो फाइन एंड बोल्ड स्कल्पचर दिखाती है वेरियस डाइटीज़ के। बहुत सारे भगवान की अलग अलग मूर्तियाँ वहाँ पर लगी हुई हैं, स्कल्पचर्स लगे हुए हैं, दीवारों पे बने हुए हैं। फिर से एक बार अगर हम इसकी बात करें तो विमान की जो हाइट है, जो टावर है उनकी हाइट है 180 फीट।
और जो टावर है उन्हें क्राउन किया गया है मेसिव डोम से, एक ही पत्थर उनके ऊपर रखा गया है डोम के रूप में, उसका वजन है 80 फीट। गर्भगृह है जहाँ पर कोलोसल शिवलिंगम है, बड़ा सा शिवलिंगम है, वो भी 9 मीटर हाई है। जो डोरवेज हैं उस पे जाइगेंटिक द्वारपाल्स हैं, और जो इनर वॉल है उसके ऊपर बहुत सारी डेटीज़ की पिक्चर बनी हुई है। कुछ few more features are presented in detail under the heading of Chol Temple and their art in this chapter. इस चैप्टर में जब हम चोल टेम्पल और उनके आर्ट को पढ़ेंगे तब कुछ और डिटेल्स आपको इस मंदिर के बारे में मिलेगी। अब हम इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे। इंस्क्रिप्शन होता क्या है बच्चों, जब भी आप कंपेरेटिवली हार्ड सरफेसेस पे लिखते हैं, हार्ड सरफेसेस पे लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन। जब आप पाम लीफ पे लिख रहे हैं, पाम लीफ पर लिख रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, मैन्यूस्क्रिप्ट। पर जब आप चट्टानों पे, रॉक्स पे, आयरन पिलर पे, कॉपर प्लेट पे कुछ लिख रहे हो तो उसे क्या कहा जाएगा, इंस्क्रिप्शन। किस किस के ऊपर बेटा, कॉपर प्लेट, पिलर्स, रॉक्स, तो इसे क्या कहा जाएगा, इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन समझ में आ गया। जब हम हार्ड सरफेसेस पे लिखते हैं तो उसे इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन मिले हैं तमिल में भी और संस्कृत में भी। चोल किंगडम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से, जो चोला किंगडम था जिस एरिया में फैला हुआ था उसके अलग अलग पार्ट से हमें संस्कृत तमिल दोनों में ही इंस्क्रिप्शन मिले हैं। बीन एनग्रेव्ड ऑन द स्टोन और मेटल, क्योंकि ये स्टोन के ऊपर एनग्रेव किए गए, खुरच खुरच के लिखे गए, कॉपर की प्लेट पे खुरच खुरच के लिखे गए, वॉल्स, पिलर्स, कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिखे गए। दे कुड नॉट बी टैम्पर्ड विथ, इसीलिए ये खराब नहीं हुए और हमें एज इट इज़ मिल गए। इसीलिए हम इसको हिस्टोरिकल एविडेंस के रूप में ट्रीट कर सकते हैं। देखो, अगर वॉल पे कुछ लिखा हुआ है, कॉपर की प्लेट्स पे कुछ लिखा हुआ है तो ये इतना जल्दी जो ये वैनिश नहीं होता, ख़त्म नहीं होता। इसको हम एक हिस्टोरिकल एविडेंस के नाम पे लिख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी सोर्स है, इवन रिटन सोर्स से कंपेयर करें तो भी। As source material of history, their significance is as follow. As a source material of history, हिस्ट्री का सोर्स मटेरियल है ये, और इनका जो इम्पोर्टेंस है, इनका जो सिग्निफिकेंस है वो अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन। कुछ इंस्क्रिप्शन से बेटा हमें डेट्स के बारे में भी पता चलता है कि कौन सा राजा था, उसने किस किंगडम को जीता, कहाँ तक किंगडम थी, और कॉन्क्वेस्ट मतलब किस किस को जीता उसने, वो भी था। ठीक है, उसके किंगडम का एक्सटेंट कहाँ तक था, ये सारी चीज़ें हमें इंस्क्रिप्शन से मिलती है। तो कुछ इंस्क्रिप्शन हमें सप्लाई करते हैं, डेट्स रेफर्स टू द कॉन्क्वेस्ट, कौन कौन सी जीते उस राजा ने ली, किंग ने, मतलब कौन कौन से एरिया को जीता और कब कब जीता, और उनकी किंगडम का एक्सटेंड कितना था। फिर अगर हम बृहदेश्वर टेम्पल की बात करें तो यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन है वो मेजरमेंट देते हैं लैंड का, गिफ्टेड टू द टेम्पल, की किसने कितनी कितनी ज़मीनें दान दी थी। कुछ डिस्क्राइब करते हैं ऑर्नामेंट वॉन बाय डीटीज़ के, जो डाइटीज़ हैं मतलब जो भगवान हैं उन्होंने कौन कौन से ऑर्नामेंट पहने हैं, वेट कितना है गोल्ड का, जेम्स का, उनकी इन द मैनर ऑफ देयर सिटिंग के भैया पहले जो भगवान है उन्होंने कितना गोल्ड पहना है, दूसरे ने कितना पहना है, कौन कौन सी ज्वेलरी पहनी है। कुछ कॉपर प्लेट्स मिली हैं जिन्हें संभाल करके रखा गया है। अब कहाँ संभाल के रखा है, जरा ये देखो, नेदरलैंड्स में। हे भगवान, हमारा इंडिया का हिस्ट्री वहाँ संभाल के रखी गई है। कुछ जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है उन्हें प्रिजर्व किया गया है म्यूजियम ऑफ लेदेन इन नेदरलैंड्स। दे रिकॉर्ड गिफ्ट्स ऑफ द लैंड टू द टेम्पल्स, टेम्पल्स को कितनी कितनी लैंड गिफ्ट मिलती थी, है ना, बाय द चोल किंग परांतक या प्राणतक। ठीक है, चलो, तो प्राणतक ने 10th सेंचुरी एडी में कितनी ज़मीनें मंदिरों को दान की, इसे लिखा गया है कॉपर प्लेट्स पे, और वो कॉपर प्लेट आज पाई जाती है नेदरलैंड्स में। These endowments come to be called as Leyland grants, Leiden grants, और इन्हें क्या कहा जाता था बेटा, Leiden grants। अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट डू मीन बाय लेडेन ग्रांट्स तो क्या बोलोगे, चोल किंग परांतक ने 10th सेंचुरी एडी में मंदिरों को जितनी ज़मीनें दान दी उसका रिकॉर्ड है, उसे ही हम बोलते हैं लेडेन ग्रांट्स, जो कि कहाँ रखे गए हैं, लेडेन नेदरलैंड्स में। और बेटा जो इंस्क्रिप्शन है वो डाइटीज़ के बारे में भी बताते हैं जिनको वो पर्टिकुलर टेम्पल डेडिकेट किया गया था। इस तरीके से ये हमें इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग द रिलीजियस एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ चोल किंगडम।
12th century temple inscription reflect cooperative relationship among different religious groups of people. अगर हम 12th century के टेम्पल के इंस्क्रिप्शंस को देखें, मंदिरों के इंस्क्रिप्शन को देखें, तो हमें ये पता चलता था कि अलग अलग रिलीजन तो थे पर उनके बीच में बहुत कॉपरेशन था, वो आपस में मिलजुल के रहते थे, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप्स थे। इसके बाद अगर हम इंस्क्रिप्शन की बात करें तो ये हमें चोल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी बताती है। चोल प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, किस तरीके से ये लोग शासन किया करते थे, वो भी हमें मिलता है। उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो ये हमें बताएंगे कि जब चोल एम्पायर थी तो किस तरीके से एक किंगडम प्रोविंसेस में बटा हुआ था, प्रोविंसेस डिस्ट्रिक्ट में बटे हुए थे, डिस्ट्रिक्ट विलेजेस में बटे हुए थे। ये भी हमें उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन से पता चल जाता है कि किंगडम का चीफ सोर्स ऑफ इनकम कहा था। मतलब अगर राजा इतने सारे काम कर रहा है, मंदिर बनवा रहा है, बड़े बड़े पैलेसेस बनवा रहे थे, तो उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, सोर्सेज ऑफ इनकम कहाँ से आते थे। फिर जो मेन सोर्स था वो ये बताते हैं कि लैंड रेवेन्यू था, ज़मीन के ऊपर मतलब जो फसल उगती थी उसके ऊपर कर लगाए जाते थे, कर बोले तो टैक्सेस लगाए जाते थे। तो यही मेजर सोर्स थे राजा के लिए। राजा पैसे कहाँ से कमाता था, कि मतलब जो पीजेंट्स थे, जो क्राफ्ट पर्सन थे, उनके ऊपर वो टैक्स लगाते थे। बेस्ड ऑन केयरफुल सर्वे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ लैंड, जितनी भी ज़मीनें थी उनका क्लासीफाई किया था। देखो कुछ ज़मीनों में बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी होती है, तो कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं थोड़ा कम प्रोड्यूस करती हैं। तो पहले केयरफुल सर्वे किया जाता था, उसके बाद क्लासीफाई किया जाता था कि कौन सी ज़मीन है और उस पर कितना हम टैक्स ले सकते हैं। नाउ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इम्पीरियल चोल या इम्पीरियल चोलास। क्या है राजनीतिक इतिहास हमारे चोल एम्पायर का, अब हम वो देखेंगे। तो बेटा जब परांतक वन या प्राणांतक वन की डेथ हो जाती है 955 एडी में, तो उसके बाद हमने देखा कि नेक्स्ट 3 डिकेड, आने वाले 30 साल कुछ ज़्यादा अच्छा चोल एम्पायर में होता नहीं है कि जो सबके अट्रैक्शन को अपनी तरफ खींचे, डिड नॉट अट्रैक्ट मच अटेंशन। पर जैसे ही असेशन होता है सुंदर चोल्स सन, चोला सन, असेशन ऑफ सुंदर चोला सन, जिसका नाम था राजा राजा वन। तो जैसे ही राजा राजा वन को पावर मिलती है, पोजीशन मिलती है, तो जो चोल पावर होती है वो उसे अपनी इम्पीरियल ग्रेटनेस वापस मिल जाती है। वो अपनी इम्पीरियल ग्रेटनेस में वापस आ जाते हैं कब, जब राजा राजा वन रूल करने लग जाते हैं। ये कौन होते हैं बच्चा, सुंदर चोल के बेटे होते हैं। तो भाई चोल एम्पायर की ग्लोरी को वापस लेके आएंगे राजा राजा वन। अब राजा राजा वन को पढ़ेंगे जो कब से कब तक रूल करेंगे, 985 से 1014 तक। राजा राजा डिफीट करेंगे चेरा को और मदुरई को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। कैप्चर करेंगे पंड्या किंग को भी, जिनका नाम होता है अमर भुजंग। फिर से सुनो, राजा राजा डिफीट करेंगे चेरास को और सीज कर लेंगे मदुरई। बाद में ये कैप्चर करेंगे पंड्या किंग अमर भुजंग को भी, ये कलिंग को भी एनेक्स कर लेंगे। द ईस्टर्न चालुक्य बिकेम द फ्यूडेटरीज ऑफ चोल किंगडम। अब क्या होगा बच्चा, जो ईस्टर्न चालुक्य होंगे वो फ्यूडेटरीज बन जाएंगे किसके, चोल किंगडम के। फ्यूडेटरीज बोले तो सामंत बन जाएंगे, है ना, सामंतवाद, सामंत प्रथा पढ़ी होगी आप लोगों ने। और बेटा जो राजा राजा की जो आर्मी होती है वो बहुत ही पावरफुल एक्सपीडिशन करती है, रेड्स करती है वेस्टर्न चालुक्य की टेरिटरी में भी। ये लोग श्रीलंका को भी इन्वेड करते हैं और नदर्न पार्ट को एक्वायर कर लेते हैं। इनकी रीन का एंड होते होते तक ये मालदीव्स को जीत चुके थे। तो अगर हम चोल एम्पायर की बात करें तो ये इंडिया में ही, इन्होंने इंडिया के राजा को ही नहीं हराया, श्रीलंका को भी जीता, और जब राजा राजा वन का रीन खत्म हो रहा था तब तक ये मालदीव्स भी जीत चुके थे। तो जो राजा राजा वन थे वो ओवरलॉर्ड बन गए थे ऑलमोस्ट होल ऑफ प्रेजेंट डे तमिलनाडु, कर्नाटका एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ श्रीलंका एंड अदर आइलैंड। तो भाई जो राजा राजा वन थे ये अब ओवरलोड बन गए, पूरा तमिलनाडु इनके पास है, कर्नाटका इनके पास है, श्रीलंका इनके पास है, इवन मालदीव्स और दूसरे आइलैंड तक ये पहुंच चुके हैं। ये जो कॉन्क्वेस्ट थी ये इसलिए पॉसिबल हो पाई क्योंकि इन्होंने स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई थी। तो चोल के पास थी बच्चा स्ट्रॉन्ग नेवी, ठीक है। बाकी हमारे इंडियन जो राजा थे वो आर्मी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, पर चोल क्योंकि कोस्टल एरियाज़ में रहते थे ये लोग, तमिलनाडु की बात करें तो भी, कर्नाटका की बात करें तो इसलिए इन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई और स्ट्रॉन्ग आर्मी की हेल्प से इन्होंने श्रीलंका, मालदीव्स और दूसरे आइलैंड्स को भी जीत लिया।
ये जो कॉन्क्वेस्ट थी, ये इन्हें फोर मोस्ट वॉरियर बताती हैं, एम्पायर बिल्डर बनाती हैं एंशंट इंडिया का। एंशंट इंडिया का फोर मोस्ट वॉरियर एम्पायर बिल्डर हैं कौन? कौन? राजा राजावन या चोल एम्पायर। एन एस्टीमेट ऑफ राजा राजावन। राजा राजा की जो ग्रेटनेस है वो उनकी जीत में है, उनकी कॉन्क्वेस्ट में है। बहुत ही कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत बढ़िया बिल्डर थे, आर्ट एंड लिटरेचर पे भी पूरा फोकस और पूरा ध्यान इनका था। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इनकी रीन का डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है वो था रूलर सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। जैसे आज हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे इंडिया में है, स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल लेवल गवर्नमेंट है। उस लोकल लेवल गवर्नमेंट में जो विलेज पंचायत का कंसेप्ट है, ये विलेज पंचायत का कंसेप्ट, रूलर सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट आज से इतने सालों पहले किसके टाइम में भी था? चोल एम्पायर के टाइम में भी था, स्पेशली राजा राजा वन के टाइम पे भी था। तो एक और मार्क आपको ध्यान देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का, वो था एक्सपांशन ऑफ रूरल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। इन्होंने फेमस बृद्धेश्वर टेम्पल बनवाया, जिसे हम राजा राजेश्वर टेम्पल भी कहते हैं। कहाँ पर बनवाया? थंजावुर में बनवाया। इन्होंने विष्णु जी के लिए भी बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए। ये शिव की वर्शिप करते थे, पर दूसरे सेक्ट और रिलीजियस के लिए बहुत ज़्यादा टॉलरेंट थे। ऐसा नहीं कि मैं शिव को मान रहा हूँ तो तुम सब भी शिव को मानो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पर। और ऐसा कैसे पता चलता है कि ये शिव के अलावा भी सबके टुवर्ड्स टॉलरेंट थे? वो इसलिए कि बेटा इन्होंने विष्णु जी का भी टेम्पल बनवाया, इन्होंने बुद्धिस्ट विहार के लिए भी बहुत सारे डोनेशंस दिए, ग्रांट दी, है ना। बुद्ध विहार भी इन्होंने बनवाए। ही ग्रांटेड अ विलेज टू द बुद्धिस्ट विहार। इन्होंने पूरा के पूरा एक विलेज ही बुद्धिस्ट विहार के लिए दे दिया एट नागपट्टनम इन मलय पेनिनसुला में नागपट्टनम नाम की ये जगह, जो पूरा पूरा गांव है, वही इन्होंने बुद्धिस्ट विहार के लिए डोनेट कर दिया। अब नाउ राजेंद्र वन, जिसे हम गंगाईकोंडा भी कहते हैं, 1014 से 1044 तक इनका रूल था बच्चा। राजा राजा वन के अपने बेटे थे राजेंद्र वन, ठीक है। तो राजा राजा वन के सक्सेसर कौन होंगे? राजेंद्र वन। इन्होंने 1017 एडी में पूरे के पूरे श्रीलंका को एनेक्स कर लिया। ही ऑर्गेनाइज द पंड्या एंड केरला टेरिटरीज एंड आइलैंड ऑफ श्रीलंका इनटू रेगुलर प्रोविंस ऑफ हिज एम्पायर। इन्होंने अपने एम्पायर के रेगुलर पार्ट में रखा पंड्यास की टेरिटरीज़ को, केरला की टेरिटरीज़ को, श्रीलंका को। इनकी जो आर्मी थी वो नदर्न रीजन में भी मार्च करती हुई गई और वहाँ पर गंगा वैली को क्रॉस कर गई। ही ओवर पावर्ड उड़ीसा, इन्होंने उड़ीसा को जीत लिया और एक पोर्शन इन्होंने जीत लिया ईस्टर्न बंगाल का भी, ठीक है। टू कमोमरेट दिस इवेंट, इस इवेंट को कमोमरेट करने के लिए कि मैं भाई उड़ीसा तक पहुंचा हूँ अपने एम्पायर को फैलाने के लिए, मैं बंगाल की भी कुछ टेरिटरीज़ को मैंने कंट्रोल में किया है, इन्होंने टाइटल ले लिया गंगाईकोंडा का और एक नई कैपिटल बनाई एंड बिल्ट अ न्यू कैपिटल कॉल्ड गंगाईकोंडा चोलापुरम। गंगाईकोंडा चोलापुरम नाउ आइडेंटिफाइड विद द गंगाईकोंडापुरम। आज इसको क्या कहते हैं? गंगाईकोंडापुरम। तो ईस्टर्न बंगाल को जीतने की खुशी में, गंगा को क्रॉस करने की खुशी में इन्होंने इस इवेंट को कमोमरेट या यादगार बनाने के लिए टाइटल ले लिया गंगाईकोंडा का। एक नई कैपिटल बनाई जिसका नाम रखा गंगाईकोंडा चोलापुरम, पर आज इसे गंगाईकोंडापुरम के नाम से जाना जाता है। फिर 1025 में या 1025 में इन्होंने एक नया नेवल एक्सपीडिशन डिस्पैच किया शैलेंद्र की टेरिटरीज़, किंग शैलेंद्र की टेरिटरीज़ को जीतने के लिए, जो कि कहाँ थे? जावा सुमात्रा में, ठीक है। तो भाई तुम सोचो कितने पावरफुल थे, पर हमारी मतलब एनसीईआरटी के टेक्स्ट में तो इतना कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा। तो आप लोग लक्की हो कि इस बुक को पढ़ रहे हो। सच बोल रहे हैं बेटा कि अगर हम बच्चा 10th तक एसएसटी पढ़ता है, बाद में ह्यूमैनिटीज़ नहीं लेता है, तो उसको ये नॉलेज तो मिलती ही नहीं है। एनसीईआरटी 6th की बुक में थोड़ा सा चोल एम्पायर के बारे में बताया है, पर यह नहीं बताया है कि इन्होंने मलय पेनिनसुला को जीत लिया, श्रीलंका को भी जीत लिया, ये नहीं बताया गया है। तो अच्छा है कि आप लोग ये बुक पढ़ रहे हो। इन्होंने एक नेवल एक्सपीडिशन भेजा किंग शैलेंद्र की टेरिटरीज़ को जीतने के लिए, जावा और सुमात्रा को जीतने के लिए। इन द वर्ड्स ऑफ आरसी मजूमदार एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है, उनकी भाषा में अगर कहें तो जो किंग राजेंद्र वन हैं
प्राउड सेटिस्फैक्शन है, सीकिंग हिज बैनर फ्लोटिंग फ्रॉम द बैंक ऑफ गंगा टू आइलैंड ऑफ सिलोन। मतलब कहाँ से कहाँ तक इनका राज्य फैला हुआ है, गंगा से लेके सिलोन। सिलोन पुराना नाम था श्रीलंका का। अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल ओवर जावा, बे ऑफ बंगाल क्रॉस करके जाओ तो जावा, सुमात्रा तक और मलाय पेनिनसुला तक इन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया। तो ये एक प्राउड सेटिस्फैक्शन है कि भाई एक बैनर ऐसा भी था, एक राजा ऐसा भी था जिसने गंगा से लेके श्रीलंका तक, श्रीलंका बोले तो सिलोन, पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था श्रीलंका को, बे ऑफ बंगाल क्रॉस करते हुए जावा गया, सुमात्रा गया, मलय पेनिनसुला को जीत लिया। तो भाई राजेंद्र वन भी गजब है। एन एस्टिमेट ऑफ राजेंद्र वन, तो राजेंद्र वन जो थे उनके दूसरे अचीवमेंट्स की हम बात करें तो उन्होंने आर्टिफिशियल लेक्स बनवाई, मतलब जहाँ पर लेक नहीं थी वहाँ लेक बनवा दी, अपनी कैपिटल जहाँ थी, उनकी जो कैपिटल थी उसके पास एम्बैंकमेंट किया, 25 किलोमीटर की लेंथ तक एम्बैंकमेंट किया। इट वॉज फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम कोलेरून एंड वेलार रिवर, वेलार रिवर कोलेरून रिवर से पानी उस लेक में लेके आए। इन्होंने स्प्लैंडेड टेम्पल्स भी बनवाए जैसे गंगा कोंडा चोलापुरम। इट्स ह्यूज लिंगम, इसका जो लिंगम है बहुत ही ह्यूज है। अ सिंबल ऑफ जनरेटिव पावर, वो किसका पावर को दिखाता है, जनरेटिव पावर को दिखाता है। गंगा कोंडा चोलापुरम में एक बहुत बड़ा लिंगम है, सॉलिड ग्रेनाइट से बना हुआ है, बहुत इम्प्रेसिव है। अब बेटा राजेंद्र की जो सक्सेसर हैं उनको हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम टू राइट इन कमेंट सेक्शन।